हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं आपकी तैयारी में, आपकी प्रिपरेशन में जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो है एनसीईआरटी। जी हाँ, अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका बेसिक्स कितना मजबूत है, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है हर एक पॉइंट्स पर, हर एक टॉपिक्स पर। क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे तरीके से प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं और मेंस आंसर राइटिंग में तो आपका जलवा ही पूरा तरीके से बिखर जाएगा। आप बहुत अच्छा प्रेजेंट करेंगे अपने आंसर्स को। जी हाँ, आपके एनसीईआरटी में इतनी ताकत है। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी का अध्ययन कर लें, अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ लें, पढ़ना और रीडिंग करना दोनों अलग बात है, ठीक है ना। किस चीज को आप तरीकेबद्ध से पढ़ रहे हैं, किस चीज को बस ही पढ़ के खत्म कर दिए। बहुत लोगों को सुने होंगे भैया 40-40 बार एनसीईआरटी खत्म कर दिए हैं, 50-50 बार। एक क्वेश्चन पहले चैप्टर से पूछ लो तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि रीडिंग कर लिए है। तो रीडिंग करना अलग बात है, बस रटा जा रहे हो, रटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। लेकिन समझना, क्वेश्चनिंग करना, हर एक लाइन में क्यों, क्या, कहाँ, हर चीज छुपा है उसमें, उसको खंगालना, वो है उसकी असली पढ़ाई। नहीं तो आप खुद ही सोचो, 150 पेज की, अब तो 50 पेज में नहीं है, 100-150 पेज, मैक्सिमम 180 पेज, 200 पेज इतने के रहते हैं। और उसमें से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कितने आपके क्वेश्चंस के फ्रेम बनते हैं, ये आप नहीं समझ सकते। और उसी में से कितने आप देखो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, मेंस के क्वेश्चन आते हैं, उसी में से फंसा देता है यूपीएससी। तो जब 40 बार पढ़ने के बाद भी क्यों नहीं आंसर कर पाए, तो दैट्स मीन्स कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, अलग ही तरीका होगा। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को जानेंगे। क्यों एनसीईआरटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस है इसका, क्यों एनसीईआरटी का नोट्स, एनसीईआरटी को पढ़ने का सही अप्रोच, ये सब क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले जानेंगे क्यों एनसीईआरटी, क्या है ऐसा एनसीईआरटी में। बात तो कहीं की और आ गई, क्या है सचिन में ऐसा, लप्पू सा झप्पू सा झिंगूर सा सचिन। खैर, एनसीईआरटी भी लप्पू सा झप्पू सा आपको छोटा सा दिखता होगा, लेकिन उसमें बहुत दम है। देखो बात आ गई, ठीक है। बाकी सचिन तो लप्पू सा झप्पू सा झिंगूर सा होगा, लेकिन एनसीईआरटी पतली सी होती है, छोटी सी, लेकिन उसमें दम बहुत होता है। अगर उसको आप अच्छे से पढ़ लिए तो देखिए, सब कहते भी हैं, जो समझते हैं इसको, कीमत वही समझेगा ना जो इसको असली में अध्ययन किया होगा, कि एनसीईआरटी में इतना दम है कि अगर एनसीईआरटी को अच्छे से हम कर लिए, साथ में एक न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ लिए, तो आप एक अलग लेवल पे चले जाओगे यूपीएससी के। बाद में साथ साथ रेफरेंस बुक वगैरह तो भाई पूर्ण संपूर्ण अध्ययन कर देती हैं, लेकिन इसका तो बेसिक के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए तो भाई रामबाण आपके लिए साबित होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या हमारे लिए जरूरी है। तो एनसीईआरटी का महत्व क्यों है, ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है एनसीईआरटी का, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आपके सामने आती है, एनसीईआरटी शुरुआत अगर आप अपनी प्रिपरेशन की करना चाहते हैं, अगर आप बिगनर हैं, तो आपको एनसीईआरटी से ही करना होगा। क्यों? क्योंकि वो एक सिंपल वे में होती है। आप देखते ही हैं 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास की एनसीईआरटी आपको उसी हिसाब से ही बताएगी, हर चीज को बेसिक से बताएगी, ताकि आप समझ सको, आपकी भाषा में बताएगी और एक सिंपल भाषा में बताएगी, बड़े बड़े वोकैब नहीं होंगे। इसलिए तो इंसान शुरुआत से स्टार्ट करता है एनसीईआरटी को ही। तो लैंग्वेज इन एनसीईआरटी बुक्स आर हाईली सिंप्लीफाइड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप समझ सकते हो, आसान भाषा में होता नहीं है। कोई बड़ा सा मंत्र कह दे, कोई बड़ी सी बात बता दे, तो आप कहते हो भैया थोड़ा अपनी भाषा में या एक सिंपल शब्दों में समझाएं। तो एनसीईआरटी क्या है, सिंपल वे में सारी चीजें आपके सामने समझा देती है। एक्सटेंसिव रिसर्च, जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी पूरी सरकारी किताब है, किसी इधर उधर अरे गहरे पब्लिकेशन की तो बुक है नहीं कि उसमें जो चीजें लिख दी गई उसको कोई मानेगा नहीं। तो पूरा रिसर्च होने के बाद इसमें सारी चीजें लिखी जाती हैं, पब्लिश होती हैं, और वो पूरी तरीके से रिपीटेड होती है। ये कहा नहीं है जो लिख दिया गया एनसीईआरटी में ब्रह्मा की लकीर हो गई एक तरीके से, यानी वो पूरा रिसर्च है भाई, सर्टिफाइड है आपकी। फिर उसके बाद ऑथेंटिक में देखिए आपकी होती है एनसीईआरटी, ठीक है, सिंपल होती है, रिसर्च की हुई होती है, ऑथेंटिक होती है, ठीक है। तो
NCERT book are authentic source of information as the information published is provided by government agencies and institutions। ठीक है, जो आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज, NCERT खुद ही आप समझ ही रहे हो एजेंसी है। तो स्टैंडर्ड बुक फॉर ऑल एग्जाम्स, हर एक एग्जाम का स्टैंडर्ड बुक के तौर पे यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें से जितनी इंफॉर्मेशन आप कितना भी, चाहे वनडे एग्जाम भी देख लो, चाहे आप UPSC देख लो, कोई भी अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम देख लो, तो यहीं से ही सारे क्वेश्चंस उठते हैं, चाहे फैक्चुअल चाहे आपके डिस्क्रिप्टिव वे में। ठीक है, तो वो आपका बेसिक बुक और स्टैंडर्ड बुक के फॉर्म में रहेगा ही। करेक्ट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे पूरा रिसर्च रहता है, करेक्ट रहता है, उसको मानना ही पड़ता है। थोड़ा पुरानी हो जाती है उसकी बात अलग है, उसके डेटा बदलते रहते भाई समय के साथ, तो हर साल पब्लिश तो होती नहीं है। ठीक है, तो डेटा वगैरह भले नया पुराना रहे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन रहती है वो पूरी तरीके से करेक्ट रहती है, इधर उधर मैनिपुलेट नहीं किया जाता। ठीक है, फिर उसके बाद वेरी सिंपल और ल्यूसिड मैनर में रहेगा ही, ये तो आपको पता ही है। देयर आर नॉट ओनली इजी टू स्टडी बट ऑल्सो कैन बी हेल्प टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। क्या पता मोटी मोटी बुक पढ़ के तब आपको मेन क्रक्स पता चले किसी के बारे में, लेकिन आप NCERT अगर पढ़ लेंगे तो कम समय में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, आसान शब्दों में। ठीक है, क्विकली ग्रैप्स डिफिकल्ट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। मान लीजिए कोई सी बड़े बुक में आप कोई टॉपिक कॉन्सेप्ट को पढ़े समझ ही नहीं पाए, या उसकी भाषा को नहीं समझ, भाषा इन द सेंस वोकैब वगैरह आपको ज्यादा वो लग गया, कठिन लग गया, लेकिन क्या पता वही टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ोगे, क्या पता नहीं 100% वही टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आप आसान भाषा में समझ जाओगे, क्योंकि क्या है, काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ठीक है, और अगर एस्पिरेंट्स के पास इनफ टाइम है, इट इज ऑलवेज एडवाइज टू स्टार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड। कहां से कहां तक? 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक। अगर आप एकदम बिगिनर हैं, एकदम शुरुआत में आप पढ़ना स्टार्ट किए हैं कि भाई कुछ नहीं, ABCD भी नहीं पता है, तो आप बेसिक से उठाइए। 6th क्लास की NCERT से 12th क्लास तक की NCERT अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, 6 to 10 थॉरली, उसके बाद 11th 12th काफी बेहतर तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एक लेवल बन जाएगा, वो आप सारे आंसर करने में पूरी तरीके से समर्थ होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यही सब हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, क्लास 6 से लेके 12 तक लगभग सब किताबों को अगर मिलाएंगे तो 40+ आपके पास NCERT की बुक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो उनमें से भी क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब भी जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सब हम आपको बताने वाले हैं, और किस तरीके से पढ़ना है ये भी आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब इतना इंपॉर्टेंस है NCERT बुक की, तो इसको पढ़ा कैसे जाए। क्या एक बार पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा? क्या पहली बार पढ़ें बस ऐसे ही फिर उसमें हमारी इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद हम दोबारा पढ़ना शुरू करें? तो उसका भी तरीका है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले गो थ्रू द प्रीवियस ईयर प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस पेपर्स एंड एनालाइज देम। सबसे पहली बात तो आपको यही करना चाहिए। प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, सिलेबस को उठाना होगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले अगर आपने सिलेबस नहीं देखा, पैटर्न नहीं जाना, पैटर्न तो चलो ठीक है बाद में भी जान जाओगे, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कई घंटे में हो रहा है, लेकिन सिलेबस सबसे पहले जानना जरूरी है। उससे क्या पता चलेगा, दायरा पता चलेगा, क्वेश्चन आने की क्या टेक्निक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फैक्चुअल बेस है या नॉन फैक्चुअल है, फैक्चुअल है तो किस तरीके से पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या उठाओगे, NCERT पढ़ने से पहले क्वेश्चंस उठाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ और देखो किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। तभी उसी हिसाब से तो आपका दिमाग बनना शुरू होगा, आपका फ्रेम करना शुरू होगा। जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छा यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछा था, ऐसे क्वेश्चन आया था। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे पहले जानना होगा, समझना होगा। ठीक है, जैसे हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो हिस्ट्री के पहले क्वेश्चंस उठा के देख लो किस तरीके से आया, किस तरीके से पूछा है। फिर जब पढ़ोगे तो उसी हिसाब से पढ़ोगे, उतनी गहराई तक पढ़ोगे। उसको पता, आपको ये देख के पता चल जाएगा ना कि इसका दायरा क्या है, कितनी गहराई तक पूछ रहा है। मान लो SSC तैयारी शुरू कर दिए,
तो उसमें पता चल जाए अच्छा हमें फैक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। तो जब पढ़ना शुरू करोगे तो फैक्ट, इसका क्वेश्चन देखोगे तो खुद ही लगेगा अच्छा टू द पॉइंट, हर एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। तब जब पढ़ना शुरू करोगे तो कॉन्सेप्ट भी इसका क्लियर करते चलोगे। तो इसीलिए एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जानना और पढ़ना काफी जरूरी है, उसको एनालाइज करो, एनालिसिस करो, ठीक है। फिर ये क्या करेगा आपको, वही जो बात बताया, दिस शुड गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी आस्क्स अंडर ईच टॉपिक, ठीक है। एक आपको आइडिया मिल जाएगा, उस हिसाब से आप पढ़ना शुरू करोगे। नोइंग व्हाट्स इंपॉर्टेंट अंडर द ईच टॉपिक विल मेक यू अप्रोच इजियर, तो आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो यही सारी बातें आपको जानना होगा। तो अब हमें पढ़ना स्टार्ट करना होगा, किस तरीके से, कैसे। तो पहली बार जब आपके हाथ में बुक आए या पहली बार आप स्टार्ट करना शुरू करो तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट रीडिंग। पहला जो स्टेज होगा आपका वो फर्स्ट रीडिंग का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है, इट शुड बी बेसिक रीडिंग लाइक अ नॉवल, वन शुड गेट द फील द कॉन्टेक्ट व्हाइल रीडिंग। यानी पहली बार में आप एकदम सीरियस ना हो जाओ, हर एक वर्ड का पूरा एकदम कॉन्सेप्ट वाइज नोट बनाना शुरू कर दो सारी। पहला एक्ट आप थॉरली रीडिंग कर लो, नोवेल की तरह, जिस तरीके से आप नोवेल पढ़ के फील करते हो, तो एक अपना माइंडसेट उसमें बना लो कि हाँ हमें पढ़ना है, पढ़ रहे हैं सारी चीज़ों को टॉपिक वाइज, इंटरेस्ट डेवलप शुरू हो जाना चाहिए आपका। पहली रीडिंग उसका होना शुरू हो जाओ, किसका, एनसीईआरटी का, ठीक है। जब आपने पहली रीडिंग कर ली, अब दूसरी रीडिंग आएगी स्टेज 2 में, तो इसमें आपके अंदर क्या परिवर्तन आना चाहिए, फिर वही अब जो कहते हैं भैया 30 बार पढ़ लिए 40 बार पढ़ लिए, तो इसी वाले स्टेजवा में ही रहते भाई साहब इससे बाहर नहीं निकलते, ठीक है। तो फिर गड़बड़ तो होगा है आपका स्थिति। स्टेज 2 में आते ही आपके अंदर चेंजेस आने चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए। क्या दिखना चाहिए अब, इन दिस रीडिंग concise efforts should be paid in understanding things one has already read। यानी अब आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो अब आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस आना चाहिए उस चीज को लेकर, ठीक है। अब आप सोचने की क्षमता, आप चीजों को पढ़ो और सोचो, कुछ समय दो। अगर एक लाइन आप पढ़ रहे हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 22 फरवरी 1922 को, 24 फरवरी हुआ था ना, 24 फरवरी 1922 को हुआ, तो फिर इसकी वजह से गांधी जी ने क्या कर लिया, वापस ले लिया आपका सत्याग्रह, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इसको वापस ले लिया। तो ये देख लिया जलियांवाला, अरे क्या कहते हैं आपका, क्या था ये, कौन सा मोर, चौरी चौरा, ठीक है। चौरा चौरा हत्याकांड की वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, और आपके एनसीईआरटी में यही लाइन लिखा है। तो व्हाट वाज द चौरी चौरा इवेंट, मैंने मूवमेंट बोला नहीं, इवेंट, ठीक है ना, घटना थी ना वो, और ये मूवमेंट क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस हो गया चौरी चौरा इवेंट की वजह से, ये आपका एनसीईआरटी में लिखा है। एंड गांधी जी कॉल्ड ऑफ, वापस ले लिया। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि व्हाट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट, ये जानना अब आपका काम है, और यहां पे लिखा नहीं है। अब ये आप क्या करोगे, गूगल करोगे, विकिपीडिया देखोगे, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर उसका आप क्या करोगे, जान भी गए, उसका एक सिनॉप्सिस में भी लिख लो, चैप्टर का एक लिखते जाओ, जो पढ़ रहे हो उसको छोटे छोटे फॉर्म में आप लिखते भी जाओ, शॉर्टकट, ताकि फिर जब कभी आपको पढ़ना पड़े तो वही नोट से उठा लो, आपको एनसीईआरटी ही ना उठाना पड़े। ब्रीफ नोट देखो लोग बनाते हैं, नोट्स मेकिंग करते हैं ना, स्मार्ट वर्क, वो आपको ये नहीं करना है कि पूरा, कुछ लोग कहते हैं भैया एनसीईआरटी नोट बना लिए, अरे तो नोट्स में कहां बनाएंगे, जब जाओगे देखोगे नोट्स देखोगे तो पूरा उठा के रख दिए उसको भी पब्लिश करा के उन्हीं के नाम से एनसीईआरटी बना दो, एनसीईआरटी बाई फलाने, तो वो नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। पढ़ते जाओ, जो जरूरी चीज है उसको, डेट्स हो गया,
या कुछ ऐसे सेंटेंस हो गए जो आपके लिए एक सीधा एग्जाम में उठ के चले आएंगे, वहां पे आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है और आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो उसको लिख लो। मतलब कि होता नहीं है कि जब देखा करो कि जो आपके क्या होते हैं पत्रकार वगैरह, वो शॉर्ट हैंड में लिखते हैं चीजों को, उनको पता है कि हमने ये निशान लगा दिया है। आपका नोट सिर्फ आपको ही समझ में आना चाहिए ऐसा भी अपना नोट्स बनाओ, अपना नोट्स। फिर बाद में एक थोड़ा एक्सटेंसिव नोट बनेगा, सिनॉप्सिस बनेगा, जो दूसरा भी समझ ले, लेकिन दूसरे को समझने की जरूरत क्या है? आप अपना काम अपना खुद एफर्ट कर रहे हो, तो इसके लिए थोड़ी करो हमारा भी आगे चलेगा, लोग पढ़ेंगे सदियां सदियां तक याद रखेंगे ना, बिल्कुल नहीं। अपना नोट्स खुद बनाओ और आपको जब रिवाइज करने का समय आए तो भाई साहब वो तो सबसे बड़ा काम करता है। क्योंकि जब मैं भी अपना बीकॉम वगैरह में था तो अपना पॉइंट पूरा चैप्टर पढ़ के पॉइंट वगैरह जो जरूरी है उसको नोट कर लो। एग्जाम के समय बस एक बार देख के चला गया, वहां पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आ गया। पढ़ सब रहे हैं, उतनी मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन आपका अप्रोच थोड़ा अलग होगा, तभी आप लोगों से क्या होगे, अलग होगे। तो दूसरे राउंड में आपको यही करना है, ठीक है? आप अच्छे माइंड से उस चीज को एनालिसिस करो जो पढ़ रहे हो, एनालाइज करो, सोचो, थिंकिंग, फिर उसके बाद देखो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना शुरू हो जाएगा, आपके दिमाग में घुसना वो चीजें शुरू हो जाएंगी। गूगल करो, व्हाट वाज द इंसिडेंट, इंसिडेंट अब आपको पता चला, पूछ लेंगे आपके इंटरव्यू में, सीधा पूछेंगे इंसिडेंट क्या था ये तो सब जान रहे हैं कि इसकी वजह से ही वापस किया गया, आंदोलन को बंद किया गया, लेकिन इंसिडेंट बताइए भाई साहब। तब आप उसमें देखोगे कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, गोली चला दिया गया जो मेन लीड कर रहे थे प्रोटेस्ट को, फिर उसके बाद लोग बौखला के फिर सीधा फूंक दिए ले जाके चौकियों की। तो ये कहानी आपको गूगल करने पे ही मिलेगी, वो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। उसने तो सिर्फ बस लिख दिया कि इस इंसिडेंट की वजह से आपका चौरी चौरा की वजह से एनसीएम वापस हुआ, ठीक है? तो यहां पे आप क्या फाइंड पाएंगे, विच somehow got miss in the first stage। जब यहाँ पे थोड़ा और गहराई में जाना शुरू कर दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने बहुत कुछ पहले स्टेज में मिस किया, क्योंकि इसमें तो हम सिंपल रीडिंग किए थे ना। तो दूसरे स्टेज में आप सोचना शुरू कर दो। थिंक एंड इंट्रोस्पेक्ट 10 to 20% ऑफ गिव टाइम व्हाइल रीडिंग। फिर उसके बाद यू शुड ऑल्सो हाईलाइट्स एंड मेक स्मॉल इंडिकेशंस इन द बुक इटसेल्फ। एकदम रंग मत डालो। कुछ लोग को देखते होगे एनसीईआरटी वगैरह एकदम लाल, पीला, काला, नीला, एकदम रगड़ रगड़ के पूरा उसको नया रंग भर दिया है, लाइन से एकदम पूरा लग जाए कि एकदम चाट डाले। एक क्वेश्चन पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मेन टारगेट ही था रंग देना, रंग में भंग पड़ जाएगा फिर। तो आप उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करो जहां पे आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है या ये काफी आपके लिए आगे इफेक्टिव रहेगा, ठीक है? कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गया या कोई हाईलाइटेड पोर्शन वो रखो जो काफी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हो, ठीक है? तो ये आप करोगे स्टेज 2 में। फिर आएगा आपका स्टेज 3। स्टेज 3 क्या करने वाला है आपके साथ, आपको बहुत आगे ले जाने वाला है बाकी अदर 2 स्टेज से। सिनॉप्सिस यहां पे आप तैयार करो। अगर 20 पन्ने का एक चैप्टर है तो उसको 1-1.5 पेज में पूरा चैप्टर का सिनॉप्सिस बना लो, ताकि वही चीज आपके लिए आगे रामबाण हो। उसको जब पढ़ो तो पूरा चैप्टर एक पन्ने में पूरा आपका है, यानी अगर 15 चैप्टर है, 20 चैप्टर तो 20 पन्ने में आपकी पूरी एनसीईआरटी आपके हाथ में। इस तरीके से आप सिनॉप्सिस बनाओ। तो दिस इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। यहां पे क्या होना चाहिए, यू मेक अ सिनॉप्सिस ऑफ 5 to 8 पेजेस टोटल, ठीक है? 10 पेजेस 12 पेजेस मैक्सिमम, इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। पूरा एक बुक अगर आप पढ़ रहे हो 6 क्लास 7 क्लास 10-12 चैप्टर 8 चैप्टर में आपका पूरा हो जाना चाहिए आपके अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्या था। क्योंकि आप स्टेज 2 में काफी कुछ समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। इसमें बस आपको पॉइंट लिखो तो सारी चीज आपके सामने आप आसानी से आ जाएंगी, क्योंकि आपका एक लेबल बन चुका है। आपको बस वही है कि दिशा दे देना है, उसके बाद तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। तो उसी हिसाब से आपका सिनॉप्सिस होना चाहिए, ठीक है? अब
ये आपको बता ही गया जा चुका है कि अलॉन्ग विद द एनसीईआरटी डोंट फॉरगेट टू रिफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप 3 लेवल पार कर चुके हैं स्टेज, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी रखे रहा करो। जैसे जो चैप्टर पढ़ रहे हो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड देखो क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं, हम कर पा रहे हैं या नहीं, या उनको पहले ही देख लो फिर पढ़ो, फिर और पता चलेगा हमें कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे। नोट मेकिंग प्रोसेस आपका कैसे होना चाहिए? द प्रोसेस ऑफ मेंशन माइट टेक सम टाइम इनिशियली, बट नोट्स मेकिंग प्रोसेस शुड बी प्रिसाइज। नोट्स हमेशा प्रिसाइज फॉर्म में होना चाहिए, हमेशा हमेशा हर एक सब्जेक्ट का। जब बड़ा सा भर दिए एकदम पेज, एकदम पूरा गट्ठर लेके चल रहे हो, गट्ठर बना दिए, तो फिर किस काम का? नोट्स का मतलब यही है कि आप सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, अपने टॉपिक को समझ चुके हैं, उसका एक सिनॉप्सिस नोट्स आपके पास हो, जो आप अच्छे तरीके उसको समझते हो। एक नज़र अगर आपने देख लिया तो पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपके सामने हो। ये होना चाहिए नोट्स मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये टारगेट होना चाहिए शुरुआत में। अगर आप बिगनिंग में स्टार्टिंग कर रहे हो, 3-4 महीने में आपका एनसीईआरटी पूरा खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, उसमें भी कौन कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये भी ध्यान देना होता है। वो आप पढ़ते हुए समझ जाओगे। क्वेश्चंस जब देख लोगे ढेर सारे आप, तो भी आपको पता चलेगा किस दायरे से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एंशिएंट इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या मेडाइवल से ज्यादा पूछा जा रहा है, मॉडर्न से ज्यादा। पढ़ने पे आप क्वेश्चन देखोगे तभी तो पता चलेगा ना। या कई सारे ईयर्स के आपको डेटा मिल जाते हैं कि कितने क्वेश्चन कितने साल कितने सेक्शंस में पूछे गए हैं, तो उससे काफी समझ आपकी डेवलप हो सकती है। तो एनसीईआरटी में आपको पता ही है, 6th क्लास से एनसीईआरटी आपकी स्टार्ट हो जाती है। आर पास फर्स्ट, आर पास सेकेंड, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड, क्लास 8th में आप पढ़ोगे इंडिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड फर्स्ट एंड सेकंड, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये तो क्लास 10 तक आपकी एनसीईआरटी चलती है। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। दूसरे बार पढ़ के सिनॉप्सिस बना लो, तीसरे में आपकी समझ डेवलप ही हो जाएगी। फिर उसके बाद इंडियन सोसाइटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो 6th क्लास में आपके सोशल साइंस, लाइफ वन के नाम से, लाइफ 2 के नाम से आपने देखा होगा, सोशल साइंस, पॉलिटिकल लाइफ 3, 8th क्लास में चलती है। 9th क्लास में अब ये जो ज्यादा हाईलाइटेड ना आपका ये तीनों, इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं। ये तो स्टार्टिंग में है, आपका बेसिक्स यहाँ से कंप्लीट हो गया, यहाँ से बेसिक से थोड़ा ऊपर की बातें होना शुरू होती हैं, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करना शुरू हो जाता है। सोशल चेंजेस, सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी को किस तरीके से समझें, क्या क्या आपके सोशल फैक्टर्स हैं, सही गलत क्या है, तो ये सब सारी बातें आपको यहाँ पे पता चलेगा। और आपको 9th 10th 11th 12th में 2 है ना, इंडियन सोसाइटी, सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, तो इसको आपको अच्छे से करना होगा। देन इंडियन आर्ट एंड कल्चर, वहां पे हिस्ट्री में हमने 10th क्लास तक देखी। फिर उसके बाद 11th क्लास में आपका आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है आपका, एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, टाइटल क्वेश्चन उठ जाता है। और इन सब को बिना पढ़े अगर आप रेफरेंस बुक को उठाते हैं तो आप गलती कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका बेसिक्स, छोटी छोटी चीजें यहीं से आपकी कवर होती है। 11th में आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। 11th में ही आपको लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया के नाम से बुक है, जिसमें 9th और 10th चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। अभी चैप्टर भी देखिए अलग कर दिया हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी 12th क्लास में तो आपकी ये तीनों बुक चल ही रही हैं जो नई है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये एंशिएंट इंडिया हो जाती है आपकी, ये मेडाइवल हो जाती है, ये मॉडर्न हो जाती है, ठीक है। तो ये 15 चैप्टर्स भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हिस्ट्री की बात हो गई। हिस्ट्री के बाद फिर आपकी आ जाती है बच्चों जियोग्राफी। जियोग्राफी भी अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो 6th क्लास से ही उठा लीजिए, कम से कम आपको आपका अर्थ के बारे में पता चलेगा, एनवायरमेंट के बारे में पता चलेगा, रिसोर्सेज डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो
तो ये आपका 6, 7, 8 कंप्लीट कर लिया। 9, 10th में भी आप इन्हीं सब का क्या है, ये एक्सटेंसिव वर्जन है। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा एकदम बेसिक्स बताया गया है, फिर इसमें आपको ढेर सारा एक्सप्लेनेशन इन्हीं सब चैप्टर्स का ही कर दिया गया। इसमें भी वही आपके रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें भी फ्लोरा एंड फौना के नाम से हो जाएगा, फिर इसमें आपका अर्थ के बारे में और सोलर सिस्टम का थोड़ा बढ़ा देंगे, मतलब वही है आपका। तो आपको 6 to 10th अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो एक लेवल बना। जब लेवल बना तो फिर आप आ जाएंगे 11th और 12th की एनसीईआरटी, जो आपको काफी अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए ज्यादा आपका हाईलाइटेड भी है, ठीक है ना। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और फिजिकल एनवायरनमेंट इन द क्लास 11, और 12th में फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड पीपल एंड इकोनॉमी इन द क्लास 12th, ठीक है। तो ज्योग्राफी आपने अच्छे से पढ़ा। फिर उसके बाद आप आओगे एनसीईआरटी बुक्स फॉर पॉलिटिकल साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 9, 10 में उतना आपका ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस एक बार रीडिंग मान लिए तो आपको बेसिक्स पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 11, 12th वाली जो है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, बड़ी अच्छी, बहुत ही बेहतरीन बुक है। उसको अगर नहीं अच्छे से पढ़े तो फिर लक्ष्मीकांत उठाओगे तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वही बहुत छोटी छोटी चीज़ें, मगर बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। पॉलिटिकल थ्योरी दूसरी वाली बुक। फिर उसके बाद 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस कंटेम्पररी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। जब 12th क्लास में आप जाओगे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी आपसे होगा, कोल्ड वॉर एरा पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपका यूएस की हेजेमनी, कोल्ड वॉर के बाद दबदबा शुरू हो गया, तो ये सब पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फिर उसके बाद दूसरी वाली जो बुक है वो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में है, ठीक है ना, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे हुआ, वन पार्टी डोमिनेंस, फिर उसके बाद इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, ये सब नई चीजें जो आज तक हुआ है, ये सब चीजें आपको इसमें नजर आएंगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था पॉलिटिकल साइंस में। एनसीईआरटी इकोनॉमी में भी देख ही रहे हैं, 11, 12th की इकोनॉमी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। 11th में हम इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट वाली बुक पढ़ते हैं, जिसमें सारी आपकी चैप्टर्स हैं। इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस था, आपका एम्प्लॉयमेंट, ये सब सारी चीज़ें, सारे आपके चैप्टर्स हैं। फिर उसके बाद इसमें क्लास 12th वाले में एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों आपको पढ़ना है। इसमें भी डिमांड, सप्लाई, मनी, बैंकिंग, इनकम, एक्सपेंडिचर वगैरह ये सब भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे एनसीईआरटी का रूल, ठीक है। जो इसको अच्छे से पढ़ डाला तो लाइफ चिंगा डाला। तो ये तो बेसिक्स रहा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे, जिससे आपका बेसिक्स से पता चल गया, एनसीईआरटी से आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब यही 100% सब कुछ नहीं है। इसके जब आपका बेसिक्स क्लियर हो जाता है तो साथ में आपको रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक्स को भी फॉलो करती है, वो फिर दोनों चीजें मिला के एनसीईआरटी प्लस आपकी स्टैंडर्ड बुक्स जो है रेफरेंस के तौर पे, आपको जैसे पॉलिटी पढ़ लिया तो फिर आप पढ़ोगे लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया फिर पढ़ोगे आप रमेश सिंह सर की बुक। तो ये सब आपकी क्या करेंगे, क्योंकि सारी चीजें नहीं होती ना एनसीईआरटी में, तो रेफरेंस बुक के तौर पे भी हमें स्टैंडर्ड बुक का भी सहारा लेना पड़ता है, वो हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन में रोल प्ले करती है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा इसके बाद, तो वो रहेगा आपका स्टैंडर्ड बुक्स इसके साथ साथ कौन सी फॉलो करें अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो उस पर हम वीडियो लेके आते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि काफ़ी लोगों को पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।